नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े सवाल की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भविष्य में टिक पाएगा या फिर इसकी संरचना ही बदल जाएगी? हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस को जन्म दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलने वाला है और क्या भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें तय करने वाला खिलाड़ी बनना चाहता है। देखिए, 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान आमने सामने हैं। पहली नजर में यह मुकाबला असमान लगता है। एक तरफ तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति भारत और दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटा देश ताजिकिस्तान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है, असल खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ताजिकिस्तान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के कई देशों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन कागजों पर एक मजबूत ब्लॉक जैसा दिखाई देता है। वहीं पाकिस्तान भी सक्रिय रूप से भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह गठजोड़ भारत के रास्ते में बड़ी बाधा बनेगा? भारत की रणनीति यहां बिल्कुल अलग नजर आती है। पारंपरिक बहुपक्षीय राजनीति के बजाय भारत ने द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया है। पिछले कुछ समय में भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत किया है, जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर और ओमान। संयुक्त राष्ट्र में मतदान गुप्त होता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सार्वजनिक रूप से कुछ देश भले ही एक ब्लॉक के साथ दिखें, लेकिन वोटिंग के समय उनका फैसला उनके राष्ट्रीय हितों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही भारत ने एक और अहम मुद्दा उठाया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा। आज वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों पर निर्भर है और इन मार्गों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यहां भारत की भूमिका काफी मजबूत है। भारतीय नौसेना ने कई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों में जहाजों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरी है। भारत ने अपने विजन को शांति नाम दिया है, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें वैश्विक विकास, भरोसा और नियमों की पारदर्शिता शामिल है। इस विजन के तहत भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी तेज हो रही है। कई देश मानते हैं कि 1945 की संरचना आज की दुनिया के अनुरूप नहीं है। भारत का रुख यहां संतुलित है, वह विस्तार की बात करता है, टकराव की नहीं। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उसे स्थायी सदस्यता मिलती है तो वह शुरुआती वर्षों में वीटो का उपयोग सीमित रखने पर विचार कर सकता है। यह एक कूटनीतिक कदम है जो कई देशों को आश्वस्त करता है। अगर हम भारत और ताजिकिस्तान की तुलना करें तो स्पष्ट है कि भारत की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षमता कहीं ज्यादा व्यापक है। लेकिन चुनाव सिर्फ क्षमता से नहीं बल्कि समर्थन और रणनीति से जीते जाते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है। यह वैश्विक व्यवस्था में बदलाव का संकेत है। भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। अब देखना यह है कि 2027 का यह चुनाव किस दिशा में दुनिया को आगे बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र UN के भविष्य को लेकर समय समय पर उठने वाले सवाल आज फिर वैश्विक बहस के केंद्र में हैं। क्या वास्तव में UN जैसी संस्था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की नींव रखी, आने वाले वर्षों में कमजोर पड़ सकती है या फिर पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकती है? यह प्रश्न केवल कल्पना या साजिशी सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों, शक्ति संतुलन और वैश्विक संस्थाओं की प्रभावशीलता पर उठते गंभीर सवालों से जुड़ा हुआ है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा समय समय पर दिए गए तीखे और स्पष्ट बयान इसी व्यापक संदर्भ का हिस्सा हैं, जिन्हें कुछ लोग अल्टीमेटम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि वास्तविकता अधिक जटिल और बहुआयामी है। संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली इकाई सुरक्षा परिषद UNSC लंबे समय से सुधारों की मांग का केंद्र रही है। वर्तमान संरचना, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन वीटो शक्ति रखते हैं,
1945 के शक्ति संतुलन को दर्शाती है, न कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं को। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश लंबे समय से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से इस भूमिका के हकदार हैं। भारत विशेष रूप से अपनी जनसंख्या, लोकतांत्रिक प्रणाली, आर्थिक वृद्धि और शांति मिशनों में योगदान का हवाला देता है। हालांकि यह मान लेना कि भारत को स्थायी सीट न मिलने पर पूरा यूएन सिस्टम ढह जाएगा, अतिशयोक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अक्सर धीमी गति से बदलती हैं और उनमें सुधार आमतौर पर लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। यूएन का अस्तित्व केवल एक देश या एक निर्णय पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सहमति, कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग के जटिल जाल पर आधारित है। फिर भी यह सच है कि यदि सुधारों की मांग लगातार अनसुनी की जाती रही, तो संस्था की वैधता और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। जहां तक गुप्त समझौतों या सीक्रेट डील्स की बात है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैक चैनल कूटनीति एक सामान्य प्रक्रिया है। देश अक्सर सार्वजनिक मंचों के अलावा निजी बैठकों में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत और अरब देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक संबंध किसी रहस्य का हिस्सा नहीं है। ऊर्जा सहयोग, निवेश, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और रक्षा साझेदारी जैसे कारक इन संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। इसे किसी छिपी हुई साजिश के रूप में प्रस्तुत करना अधिकतर अटकलों पर आधारित है, न कि ठोस प्रमाणों पर। इसी तरह 57 इस्लामिक देशों के किसी एकजुट गुट द्वारा भारत को रोकने की कथा भी जटिल वास्तविकताओं को सरल बनाने का प्रयास है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जैसे मंचों के भीतर भी सदस्य देशों के अपने अपने हित और प्राथमिकताएं होती हैं। कई अरब देश भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए यह मान लेना कि सभी देश एकजुट होकर किसी एक देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विविधता और बहुस्तरीयता को नजरअंदाज करना होगा। ताजिकिस्तान जैसे छोटे देशों का उल्लेख अक्सर इस तरह की कथाओं में मोहरा के रूप में किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र के चुनावों में क्षेत्रीय समूह, कूटनीतिक समर्थन और द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है। इसे किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा मानना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तथ्यात्मक रूप से सही हो। जहां तक 2027 या 2028 तक दुनिया के 2 हिस्सों में बंट जाने की बात है, वैश्विक राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, यह सच है। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, रूस पश्चिम संबंधों में तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन दुनिया का पूरी तरह 2 खेमों में बंट जाना शीत युद्ध जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है। आज का वैश्विक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल है, जहां देश एक मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो दूसरे पर सहयोग भी करते हैं। वीटो शक्ति को खत्म करने या सीमित करने की चर्चा भी नई नहीं है। कई देश और विशेषज्ञ मानते हैं कि वीटो प्रणाली अक्सर निर्णय लेने में बाधा बनती है, खासकर जब स्थायी सदस्य अपने राष्ट्रीय हितों के कारण महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रोक देते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को बदलना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसके लिए उन्हीं देशों की सहमति जरूरी है जिनके पास वीटो शक्ति है। इसलिए 2028 में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम ही दिखाई देती है, जब तक कि वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व राजनीतिक सहमति न बन जाए। भारत की रणनीति को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। भारत खुद को रूल टेकर से रूल मेकर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी संस्था को तोड़ना चाहता है, बल्कि वह उसे अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी बनाना चाहता है। G20 की अध्यक्षता, वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाना और बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंदर परमानेंट सीट और वीटो पावर हासिल करना। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क के अंदर जो बिगुल फूंका है, वो उभरती हुई महाशक्ति की वो दहाड़ है जो दुनिया को साफ साफ बता रही है कि अगर पुराने मॉडल के ऊपर चल रही इस संस्था ने खुद को आज की सच्चाई उसके हिसाब से नहीं बदला, तो इसका हाल भी लीग ऑफ नेशंस की तरह हो जाएगा, यानी कि टोटल शटडाउन और पूरी तरह से पतन। लेकिन दोस्तों, इस बार का रास्ता उतना ज्यादा आसान नहीं है जितना पिछली 8 बार था।
जून 2027 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर चुनाव होने वाले हैं। एशिया पैसिफिक ग्रुप की इस इकलौती सीट के लिए भारत का सीधा मुकाबला मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान से है। ग्लोबल इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के लिहाज से सुनने में ताजिकिस्तान बहुत ही छोटा कॉम्पिटिटर लग रहा है, लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो सामने दिखता है असली खेल उससे कहीं ज्यादा पीछे चल रहा होता है। ताजिकिस्तान के पीछे पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी छुपे हुए हैं। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि ताजिकिस्तान को 57 देशों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC ने अपना पूरा और आधिकारिक समर्थन दे दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 57 इस्लामिक देशों का एक मोस्ट वोट बैंक एक ब्लॉक की तरह ताजिकिस्तान के खाते में ट्रांसफर करने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान इस पूरे गेम के अंदर ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनकर के उभरा है, क्योंकि उसका इकलौता मकसद भारत को ग्लोबल मंच पर ब्लॉक करना है और कश्मीर जैसे मुद्दों के ऊपर इंटरनेशनल नैरेटिव को मैनिपुलेट करना है। संयुक्त राष्ट्र की जटिल कूटनीतिक संरचना और उसके भीतर होने वाले चुनावों का गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन, रणनीतिक गठबंधनों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों का एक गहन मिश्रण है। जब हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल समर्थन जुटाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस समर्थन की प्रकृति, उसके पीछे की राजनीति और विरोधी खेमों की रणनीतियों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 सदस्य देशों की उपस्थिति इस प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देती है, क्योंकि किसी भी बड़े निर्णय के लिए 2/3 बहुमत अर्थात कम से कम 129 देशों का समर्थन आवश्यक होता है। यह आंकड़ा सुनने में भले ही गणितीय लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी राजनीतिक वास्तविकताएं इसे बेहद कठिन बना देती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के 57 देश एकजुट होकर किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़े हो जाएं, तो यह समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और भारत जैसे देश के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी गठबंधन पूरी तरह स्थायी या एकमत नहीं होता और कई बार राष्ट्रीय हित, धार्मिक या क्षेत्रीय एकजुटता पर भारी पड़ जाते हैं। इसी संदर्भ में कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1990 के दशक में अस्तित्व में आया यह समूह उन देशों का एक अनौपचारिक लेकिन प्रभावशाली गठबंधन है, जिनका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विरोध करना है। इस समूह में इटली, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं और इनकी रणनीति बेहद स्पष्ट है। वे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को वैश्विक शक्ति संरचना में ऊपर उठने से रोकना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इटली जर्मनी के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, अर्जेंटीना ब्राजील के उभार को रोकना चाहता है और पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के हर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को चुनौती देना रहा है। इस प्रकार यह गठबंधन केवल एक कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय हितों का एक संगठित प्रतिरोध है। भारत के संदर्भ में यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि भारत न केवल G4 समूह भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील का हिस्सा है, बल्कि वह एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति भी है, जिसकी दावेदारी को कई देश समर्थन भी देते हैं और कई देश संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कॉफी क्लब और OIC जैसे समूह मिलकर भारत की राह में अवरोध पैदा कर सकते हैं? इसका उत्तर सीधा हाँ या नहीं में देना संभव नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर निर्णय बहुस्तरीय होता है। एक ओर जहां ये समूह भारत के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की बहुआयामी कूटनीति, आर्थिक ताकत, रणनीतिक साझेदारियां और वैश्विक मंचों पर उसकी सक्रिय भूमिका इन बाधाओं को संतुलित करने में सक्षम हो सकती है। भारत का नया गेम प्लान इसी जटिलता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रतीत होता है। पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़ते हुए भारत अब बहुपक्षीय और बहुस्तरीय रणनीति अपना रहा है, जिसमें केवल सरकार से सरकार संबंध ही नहीं, बल्कि व्यापार, तकनीक, विकास सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव भी शामिल हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी इसका स्पष्ट उदाहरण है।
ये वे क्षेत्र हैं जहां कॉफी क्लब का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है और जहां भारत अपनी सॉफ्ट पावर और विकास साझेदारी के माध्यम से मजबूत समर्थन आधार तैयार कर सकता है। इसके अलावा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ उसकी एकजुटता उसे एक नैतिक बढ़त भी प्रदान करती है, जो मतदान जैसे महत्वपूर्ण क्षणों में निर्णायक साबित हो सकती है। साथ ही यह भी समझना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र में मतदान केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह विश्वास, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक संबंधों का परिणाम होता है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में शांति मिशनों में अपनी सक्रिय भूमिका, आपदा राहत में त्वरित सहायता, वैक्सीन कूटनीति और विकास परियोजनाओं के माध्यम से एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यह छवि उसे उन देशों का समर्थन दिला सकती है जो केवल क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों और भरोसेमंद साझेदारों को प्राथमिकता देते हैं। इस मास्टर प्लान के चीफ आर्किटेक्ट हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चाणक्य नीति। यह जानती है कि ओआईसी कागजों पर भले ही एक ब्लॉक की तरह काम करता हो, लेकिन जब इंटरनेशनल वोटिंग की बारी आती है तो दुनिया का हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सर्वाइवल को सबसे ऊपर रखता है। लिहाजा भारत ने मल्टीलैटरल मंचों की जगह बटरल यानी कि द्विपक्षीय कूटनीति का ब्रह्मास्त्र निकाल दिया है। अगर दोस्तों आप पिछले कुछ महीनों का जियोपॉलिटिकल ट्रेंड देखें तो आपने ध्यान दिया होगा कि जयशंकर ने कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई जैसे खाड़ी देशों का ताबड़तोड़ दौरा किया है। यह दौरे कोई रूटीन विजिट्स नहीं है, ये ओआईसी के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी करने का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑपरेशन है। दोस्तों आपको यह समझना होगा कि यूएन के अंदर चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि किसने किस देश के फेवर में वोटिंग की है। भारत इसी सीक्रेट वोटिंग का फायदा उठाने वाला है। कागजों पर भले ही अरब देश ओआईसी के दबाव में ताजिकिस्तान के साथ में खड़े दिखने का दिखावा करें, लेकिन बंद कमरों के अंदर होने वाली डील्स का सच कुछ और ही होता है। आज भारत यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। इन अरब देशों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनकी फूड सिक्योरिटी, उनका मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का विजन भारत के बिना पूरी तरह से अधूरा है। जब 2027 के अंदर सीक्रेट वोटिंग का वक्त आएगा तो यही देश अपनी इकोनॉमी और भारत के साथ में अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों को चुनेंगे, ना कि पाकिस्तान द्वारा बनाए गए किसी इस्लामिक ब्लॉक के खोखले एजेंडे को। दोस्तों अब उस खौफनाक सच की बात भी कर लेते हैं जिसे दुनिया के बड़े देश छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और जयशंकर ने जिसे दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। 6:53 दोस्तों, एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के अंदर अपने अभियान की शुरुआत करते हुए सबसे ज्यादा जोर अगर किसी एक चीज पर दिया है तो वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा। आखिर भारत ने इस मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों बनाया है? तो दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक टाइम बम के ऊपर बैठी हुई है। रेड सी, गल्फ ऑफ अडन और हॉर्मोस स्टेट के अंदर होती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों ने आतंक मचा रखा है। ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी और इजराइल के संघर्ष ने दुनिया भर के कमर्शियल जहाजों का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका और यूरोप का समुद्री ट्रेड अरबों डॉलर का नुकसान झेल रहा है। ग्लोबल फ्यूल के दाम किसी भी वक्त बूस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल महंगाई बेकाबू हो सकती है। दोस्तों पश्चिमी एशिया के अंदर चल रही इस क्राइसिस के बीच में कई भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है और दुनिया भर के क्रू मेंबर्स खतरे के अंदर है। ऐसे में दुनिया की नजरें सुरक्षा के लिए किस देश पर टिकी है? अब दोस्तों ऐसे वक्त में क्या कोई ताजिकिस्तान से मदद मांग रहा है? ताजिकिस्तान खुद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास में समंदर का एक कतरा तक नहीं है। वो समुद्री लुटेरों से लड़ना तो दूर, अपने खुद के लॉजिस्टिक के लिए भी दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसकी ब्लू वाटर नेवी आज इंडो पैसिफिक से लेकर के अरेबियन सी तक पूरी दुनिया की कमर्शियल जहाज़ों को रेस्क्यू कर रही है। दोस्तों पिछले कुछ महीनों के ऑपरेशंस का डाटा निकाल करके देखेंगे तो इंडियन नेवी ने दर्जनों जहाज़ों को हाईजैक होने से बचाया है, ड्रोन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया है और सबसे बड़ी बात इसमें कई पाकिस्तानी और ईरानी नेविक भी शामिल थे जिनकी जान भारत ने बचाई है। एस जयशंकर ने दुनिया को बहुत ही सलीके से याद दिलाया है कि यू कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑन ऑफ द सी, यानी कि अनक्लोज के नियमों का पालन अगर कोई देश ताकत के साथ में करवा सकता है तो वो सिर्फ भारत है।
अगर ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को सुरक्षित रखना है तो सुरक्षा परिषद के अंदर भारत का बैठना सिर्फ भारत का शौक नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सर्वाइवल की सबसे बड़ी जरूरत है। दोस्तों, भारत ने अपनी इस पूरी अग्रेसिव स्ट्रेटजी को एक ही शब्द के अंदर पियो है, जिसे जयशंकर ने शांति यानी कि SHANTI कहा है। यह कोई आम नारा नहीं या जुमला नहीं है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। यह एक बेहद शार्प विजन डॉक्यूमेंट है जो दुनिया को बता रहा है कि भारत UN के अंदर क्या करने जा रहा है। इसके तहत भारत ने 6 बड़ी प्राथमिकताएं तय की हैं जो सीधे वेस्टर्न हेजमनी को चुनौती देती हैं। दोस्तों, इस शांति एजेंडे की पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। आज दुनिया के गरीब और विकासशील देश कर्ज के जाल में फंसे हैं। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर आधे अफ्रीकी और एशिया के देशों को इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया है। जब बड़े देश इन छोटे देशों की बात दबा देते हैं, भारत उनके लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन के उभरा है। दोस्तों, याद कीजिए G20 का वो ऐतिहासिक पल जब भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत के दम पर 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनवाया था। उस एक फैसले ने पूरे अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर भारत की साख को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां चाइना और वेस्टर्न देश कभी भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, अफ्रीका के पास में UN में 54 वोट हैं और लेटिन अमेरिका के पास में 33 वोट हैं। भारत का असली गेम इन 87 वोटों के ऊपर है और इन्हें अपने पाले में लेकर के आना है। अगर भारत ने इन देशों का भरोसा जीत लिया तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का गेम वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी बड़ी प्राथमिकता है UN रिफॉर्म्स। दोस्तों, भारत अब दबे शब्दों में नहीं बल्कि खुलेआम कह रहा है कि 5 देशों के पास में वीटो पावर होना आज की मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा भद्दा मजाक है। 1945 में जब UN बना था तब दुनिया की आबादी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स का नक्शा कुछ और था। और अगर आपको लग रहा है कि इस वीटो पावर के खिलाफ सिर्फ भारत ही लड़ रहा है तो आप गलत हैं। पर्दे के पीछे अब खुली बगावत स्टार्ट हो चुकी है। हाल ही के अंदर मलेशिया और फिनलैंड ने P5 नेशंस के खिलाफ सीधा और खुला मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, मलेशिया के उप विदेश मंत्री दातुक लुकानिस्मान अवानसोनी ने साफ शब्दों के अंदर कह दिया कि वीटो पावर पूरी तरह से अनुचित है और इसे खत्म कर देना चाहिए। मलेशिया का सीधा आरोप है कि गाजा और यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इन महाशक्तियों ने अपनी वीटो पावर का जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, उसने USC की विश्वसनीयता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वहीं दोस्तों, यूरोप से भी आवाजें उठने लगी हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कड़े शब्दों के अंदर मांग की है कि USC के अंदर व्यापक सुधार होने चाहिए और P5 देशों की इस मनमानी शक्ति को अब खत्म किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 1945 के अंदर बनी इस व्यवस्था को आज की मॉडर्न दुनिया के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, जब दुनिया भर के अंदर वीटो पावर के खिलाफ इतना गुस्सा है तो भारत ने क्या किया? भारत ने यहां पर एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने P5 देशों की बोलती बंद कर दी है। भारत लंबे समय से USC के अंदर सुधारों की वकालत कर रहा है, लेकिन भारत का ऑफिशियल स्टैंड वीटो पावर को तुरंत छीनने का नहीं बल्कि परमानेंट सदस्यता का दायरा बढ़ाने का है। भारत ने G4 देशों के साथ में मिलकर के एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया है जिसे सुनकर के अमेरिका और चाइना हैरान है। भारत ने कहा है कि अगर हमें स्थायी सदस्यता मिलती है तो हम शुरुआती 15 वर्षों के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल टालने पर सहमत हो सकते हैं। दोस्तों, भारत की शर्त सिर्फ इतनी है कि USC के अंदर भेदभावपूर्ण 2 टियर व्यवस्था यानी कि 2 अलग अलग स्तर की स्थायी सदस्यता नहीं बननी चाहिए। भारत का यह दाव दरअसल P5 देशों के उस बहाने को खत्म करने के लिए है जिसमें वह कहते हैं कि ज्यादा देशों को वीटो देने से फैसला लेने के अंदर देरी होगी। भारत ने साफ कर दिया है कि हमें पावर का घमंड नहीं है, हमें सिर्फ ग्लोबल टेबल के ऊपर अपनी सही जगह चाहिए और यही वजह है कि भारत के शांति विजन को अब दुनिया भर से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। पोलैंड जैसे ताकतवर यूरोपीय देश आज खुलकर के 2028 से 29 के लिए भारत की उम्मीदवारी का सपोर्ट कर रहे हैं। पोलैंड का यह भारत समर्थन कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि यूरोप भी अब मान चुका है कि भारत के बिना भविष्य की ग्लोबल सुरक्षा नीतियां नहीं बन सकती हैं।
दोस्तों, तीसरी प्रायोरिटी भारत की है मॉडर्न पीस कीपिंग। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे ज्यादा शांति सैनिक भेजने वाले देशों के अंदर भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, सालों से दुनिया के अंदर खून हमारे जवानों का बहता आ रहा है, लेकिन फैसले वो देश बंद कमरों में लेते हैं जिनकी जमीन पर कोई जंग नहीं हो रही है और जिनका कोई सैनिक नहीं मरा है। भारत अब इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। शांति सेनाओं को नई तकनीक और नई चुनौतियों के हिसाब से तैयार करने की वकालत भारत ने बहुत मजबूती के साथ में की है। अब दोस्तों, चौथी और पांचवी प्रायोरिटी सीधे तौर पर फ्यूचर वॉरफेयर और ग्लोबल टेररिज्म से जुड़ी हुई है। भारत ने दुनिया के अंदर पहली बार यूएन की मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता के एक बिल्कुल नया नैरेटिव सेट किया है। इसके साथ ही टेरर फंडिंग को रोकने का सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। यह सीधा इशारा पाकिस्तान और उन ताकतों की तरफ है जो आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों तक पहुंचने वाली मनी सप्लाई और रिसोर्सेज को पूरी तरह से शोक किया जाना बेहद जरूरी है और इसके बिना कोई भी ग्लोबल शांति संभव नहीं है। अब दोस्तों, जरा भारत और तजाकिस्तान की हैसियत का एक डाटा ड्रिवन कंपैरिजन देखिए। दोस्तों, एक तरफ भारत है जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक न्यूक्लियर पावर है जिसकी स्पेस एजेंसी चांद के साउथ पोल पर उतर चुकी है और जिसकी सेना दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में से गिनी जाती है। भारत के पास में 16 साल तक इस सुरक्षा परिषद में बैठने का विशाल कूटनीतिक अनुभव है। दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर उसका प्रभाव ना के बराबर है और उसका पूरा फोकस सिर्फ मध्य एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा और पानी के बंटवारे तक सीमित है। ऐसे में क्या ताजिकिस्तान दुनिया के बड़े क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है? क्या वो ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताजिकिस्तान को मिलने वाला यह इस्लामिक सपोर्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल भारत की बढ़ती हुई बार्गेनिंग पावर को चौक करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न इंडिया अब डिफेंसिव नहीं खेलता है पोलैंड के साथ साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और कई दूसरे यूरोपीय देशों ने भारत का खुला सपोर्ट कर दिया है।